जय हिंद सभी को। मैं अमरजीत सर। आज की वीडियो में बोली जाने वाली सारी बातें किसी भी जाति, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोली गई हैं। ये बातें किताबों से ली गई हैं। जो भी किताबों में लिखा गया है वही मैंने आज यहाँ पर बताया है। तो किसी भी जाति, किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए बातें नहीं बोली गई हैं। जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, इससे पहले मैंने हिस्ट्री के 3 चैप्टर करवा दिए हैं और पॉलिटिकल के भी 3 चैप्टर करवा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आया होगा। और वीडियोस के एंड में मैंने नोट्स भी दे दिए थे सारे चैप्टर्स के। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बच्चों देखो, मेहनत करता हूँ तो मेहनत यहाँ थोड़ी सी बस मदद आप लोगों को करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वैदिक संस्कृति, यानी कि हमारा 4th चैप्टर है हिस्ट्री का, वैदिक संस्कृति। इससे पहले हमने हिस्ट्री के जो 3 चैप्टर किए थे, हमने तीसरे चैप्टर के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण किया गया था 3200 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व तक माना गया था उसका काल, ठीक है। उसके बाद जो कौन आए होंगे, उसके बाद आर्य आए। भारत देश में कौन आए? आर्य आए। तो ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को कि आर्यों ने ही वेदों की रचना करी। आर्य कहाँ से आए, आर्य कौन थे, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और उन्होंने वेदों की रचना करी तो कौन से वेद थे, इसके बारे में मैंने बहुत पहले ही बता रखा था आप लोगों को, 4 वेदों के बारे में, ठीक है। तो वही चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 है। बच्चों देखो, यहाँ पर मेहनत आप लोग को ये करनी है कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक सब कुछ करना है आपको, ठीक है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, थोड़ी सी मेहनत आप लोग को भी करनी है। समझा करो ये सारी चीज़ें। चलो देखते हैं यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर क्या है बच्चों कि वैदिक संस्कृति होती क्या है। वैदिक संस्कृति आखिर है क्या? हड़प्पा सभ्यता के बाद वेदों की रचना हुई। इसका जो काल निर्धारण किया गया है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना गया है। चलो देखते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। और इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वैदिक साहित्य के बारे में, यानी कि वेदों की रचना कब हुई, कैसे हुई, किसने करी, कौन कौन से वेद हैं हमारे, वो सारी चीज़ें जानेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने में। लाइव जिंगालाला हु हो जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं। तो यहाँ क्या है बच्चों, देखो कि 2 भागों में इसे बांटा गया है, यानी कि वैदिक समय को 2 भागों में बांटा गया है। आपको ये याद रखना है कि पहला जो काल है वो है ऋग वैदिक काल और दूसरा जो काल है उत्तर वैदिक काल। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ऋग वैदिक काल का जो समय है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और जो उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो आप लोग को याद क्या करना है कि वैदिक साहित्य जो है या वैदिक संस्कृति जो है, या बोल सकते हैं हड़प्पा के बाद जो संस्कृति आई, तो वो कितने काल में बटी हुई है। तो वैदिक काल जो है वो 2 काल में बटा हुआ है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ये वाला पहले आया होगा, ईसा पूर्व है, थोड़ा ईसा पूर्व में उल्टा चलता रहता है, आप लोग को पता होगा, बता दिया था मैंने। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में, ठीक है। तो चलो देखो कि इसे जो है 2 भागों में बांटा गया, मैंने बता दिया। इसे जानने के लिए 2 स्रोत हैं, एक पुरातात्विक और एक साहित्यिक। यानी पुरातात्विक में आपके मिट्टी के बर्तन वगैरह जो हैं, ये सारी चीज़ें, मृदभांड वगैरह हो गया। और इसमें साहित्यिक में जैसे वेद वगैरह जो मिले हैं हमें, लिखित तौर पे जो मिले हैं, हमें उससे जानकारी मिल जाती है, ठीक है। चलो देखो, इसमें 4 वेदों की रचना हुई। मैंने चारों के नाम लिख दिए यहाँ पे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये समय दर समय चलते आए होंगे। लाइन वाइज आपको याद रखना है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो चलो देखो, सबसे पहले बच्चों हम इसमें जानने वाले हैं कि ऋग्वेद क्या है। जो हमारा पहला वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद क्या होता है, देखो जरा। इसमें 10 मंडल बांटे गए हैं, यानी कुल इसमें कितने जो आपके मंत्र मिलेंगे, सूक्त मिलेंगे 1028। 1028 जो है इसमें मंत्र मिलेंगे आपको। इसमें प्रार्थनाएं संकलित हैं, यानी कि देखो अंतर जब बताऊंगा सब में तो एक एक चीज़ ध्यान से सुनते रहना। इसमें क्या दी हुई हैं? प्रार्थनाएं दी हुई हैं। तो ये याद रखना, इसमें प्रार्थनाएं दी हुई हैं। मतलब क्या बोला गया है, जरा ध्यान से समझते रहना बच्चों इसको।
कि इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, इसमें प्रार्थनाएं संकलित हैं जो मैंने आपको बताया। तो दूसरे से सातवें यानी 10 मंडल है ना, तो उसके दूसरे से सातवें में जो है इसको काफ़ी पुराना माना गया है। इनका पाठ जो है पुरोहित किया करते थे, यानी पंडित वगैरह जो है इनका पाठ किया करते थे। इन मंत्रों का उच्चारण कौन करते थे? पुरोहित करते थे। और इसमें याद रखना, इसके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है कि ओम भूर्भुवः स्वः। ये सारा आप लोगों ने मतलब हमारा गायत्री मंत्र सब लोग जानते होंगे। तो ओम भूर्भुवः स्वः ये वाला जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में दिया हुआ है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। तो ये चीज़ याद रखना। दूसरे से सातवां जो है काफ़ी पुराना है, और जो इसका तीसरा है, जो इसी के तीसरे मंडल में क्या दे रखा है? ये हमारा गायत्री मंत्र दे रखा है। क्लियर हो गया? चलो देखो, उसके बाद क्या है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जिसे पुरुष सूक्त भी कहा जाता है, सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है, यानी कि इसमें शूद्रों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंदर। ठीक है, तो मेन चीज़ें आप लोग को याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इजी समझ में आ जाएगा। मेन चीज़ें याद रखना है, बाकी नोट्स आप लोग को मिल जाएंगे वीडियो के एंड में। तो 1028 मंत्र हैं इसके अंदर, सूक्त यानी मंत्र, और प्रार्थनाएं दी हुई हैं। प्रार्थना हम करते हैं ना, गायत्री मंत्र, तो वो सारी चीज़ें किसके अंदर दी हुई हैं? ऋग्वेद के अंदर दी हुई हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, उसके बाद देखो क्या है कि सामवेद क्या है। तो सामवेद में क्या होगा बच्चों? देखो जरा, सामवेद, इसमें कुल 1800 यानी 1875 मंत्रों में से 75 जो मंत्र हैं वो किससे लिए हुए हैं? ऋग्वेद से लिए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ऋग्वेद से लिए हुए हैं। 75 जो है इनको छोड़कर बाकी के सारे ऋग्वेद से लिए हैं। इसके मंत्रों को गाया जाता है। बस एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे सामवेद में गाना होता है, गायन जो मंत्र वगैरह होते हैं जो गा गा के गाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें आती हैं। देखो जरा, इसमें सामवेद से तात्पर्य है कि वह ग्रंथ जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं, जिसके मंत्र गाए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, तो ये सारी चीज़ें होंगी। और जो संगीतमय हो, जिसमें हम बिल्कुल मज़े से झूम उठें, वो संगीतमय हो। अनुष्ठान और हवन के समय इन मंत्रों को गाया जाता है, यानी अनुष्ठान यानी कि जो कह सकते हैं पूजा पाठ हो या बोल सकते हैं यज्ञ हो, तो उस समय इनको जो गाया जाता है तो उसको ये किस में मिलेगा? आपको सामवेद में मिलेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद देखो क्या है, सामवेद इसलिए नाम पड़ा क्योंकि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र हैं, और ये सारी चीज़ यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें गाने वाले मंत्र मिलेंगे आपको। गाना वगैरह सारे गामा पादा नीसा, ये सारी चीज़ें किस में मिलेंगी आपको? जो है सामवेद में मिलेंगी। क्लियर हो गया? समझ में आई बात? ठीक है, यहीं बने रहना, वरना दिमाग क्या हो जाएगा? भंड हो जाएगा, उड़ जाएगा दिमाग, खोपड़ी उड़ जाएगी। देखो अब उसके बाद क्या है? यजुर्वेद है। तो यजुर्वेद में क्या होता है, जरा ध्यान से देखते रहना। कहाँ जाऊँ मैं? यजुर्वेद देखो क्या है, गद्य और पद, हिंदी में आपने देखा होगा गद्य और पद होते हैं। लिखित इस ग्रंथ में यज्ञ की विधियों पर बल दिया जाता है। इसमें क्या होता है? यज्ञ की विधियों पर बल दिया जाता है। इसमें क्या है देखो बच्चों, इसमें बड़े बड़े यज्ञों के नाम सुने होंगे, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा की जाती है इसके अंदर। देखो राजसूय यज्ञ क्या होता है भाई? इसमें क्या होता है कि ये राजा जो होते थे अपने बच्चों के लिए करवाते थे, लड़कों के लिए करवाया जाता था, यानी कि उनकी जो धन संपत्ति है, राज्य है, वो बढ़ता रहे खूब तेजी से आगे, उसके लिए राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। उसके बाद क्या है कि वाजपेयी यज्ञ। ये वाजपेयी यज्ञ क्या होता था? इसमें रथ दौड़ाया जाता था। वाजपेयी उस टाइम पे ओलंपिक बोला जाता था इसको, वाजपेयी यज्ञ को रथ दौड़ाया जाता था। वैदिक काल का ओलंपिक बोला जाता है इसको कि यज्ञ रथ दौड़ा दिए। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? अश्व यानी घोड़ा, तो इस यज्ञ में क्या होता था कि अश्व दौड़ाया जाता था, यानी घोड़ा दौड़ा दिया जाता था। जितनी दूरी तक जाएगा वो क्षेत्र उस राजा का हो जाएगा। अगर बीच में किसी ने रोकने की कोशिश करी तो क्या कर देंगे? उसको भूजा बना देंगे, मतलब राजा के साथ उसको युद्ध करना पड़ता था। इसमें याद रखना 40 मंडल हैं और 2000 लगभग मंत्र दे रखे हैं। तो मेन चीज इसमें क्या है? देखो इसमें क्या था, ऋग्वेद में इसमें प्रार्थनाएं दी हुई हैं, ठीक है, इसमें प्रार्थनाएं दी हुई हैं, जैसे गायत्री मंत्र वगैरह दिया हुआ है। सामवेद में क्या है? इसमें संगीत होता है, संगीतमय तरीके से इसको गाया जाता है, अनुष्ठान वगैरह यज्ञ वगैरह में गाया जाता है हवन करते वक्त। यजुर्वेद में क्या है? कुछ बड़े बड़े यज्ञ आ जाते हैं, जैसे राजसूय, वाजपेय, अश्वमेध। तो मैंने तीनों में अंतर बता दिया है। राजसूय घर परिवार यानी पूरे साम्राज्य के लिए करवाया जाता था। उसके बाद वाजपेयी यज्ञ जो है वो किसके लिए? इसमें रथ दौड़ाया जाता था, ठीक है, और अश्वमेध इसमें घोड़ा दौड़ा दिया जाता था, जितना क्षेत्र आ गया वो राजा का हो जाता था। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी सबको। इसमें 2000 मंत्र मिल जाएंगे आपको। लास्ट है हमारा अथर्ववेद। तो बच्चों ध्यान से सुनना, अथर्ववेद क्या है?
तो अथर्ववेद, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्वा यानी कि देखो ऋषि का नाम है अथर्वा, तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि ने की थी इसकी स्थापना। इसमें तंत्र मंत्र और जादू टोना, ब्लूम ब्लूम ब्लूम, जादू टोना पता है ना, मिर्ची उर्ची, तो इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सारी चीज़ें, औषधि विज्ञान और चिकित्सा वगैरह सारा किसके अंदर आ जाता है, आपका अथर्ववेद के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जादू टोना वगैरह सारी चीज़ें किसमें मिलेंगी, तंत्र मंत्र, जादू टोना सब और अथर्ववेद के अंदर मिलेगा। अथर्ववेद की अभी आगे सच्चाई बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को ये पहला पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आया हो, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। मेरा वादा है सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, मैंने 1-2 दिन वीडियो नहीं डाल पाया था, बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो गए कि सर आप वीडियो नहीं, क्योंकि बच्चे उम्मीद लगा लिए हैं अब। तो एक चीज़ याद रखना, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है मुझे। मैं कभी कोई धोखा नहीं देने वाला, आप लोगों को सारी चीज़ें मिलेंगी, परेशान नहीं होना, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग भी जानते हो वीडियो बनाने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ये 4 सब्जेक्ट मैं पक्का करवा दूंगा, पूरा सिलेबस खत्म करा दूंगा। बस साथ देते रहना और वीडियो को शेयर करते रहना बच्चों, जिससे कि साइमन क्लास को बहुत ज़्यादा मदद मिले आगे जाने में। ठीक है, तो बस बने रहो और वीडियो के एंड में आपको नोट्स ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो बहुत देर से ये दोनों मुझे परेशान कर रहे हैं, बोल रहे हैं बीच में आओ, मतलब बीच में आ रहे हैं कब से, मुझे नहीं लाए, मुझे नहीं लाए। तो देख लो जरा, इन्हें भी देख लो भाई, इनको लाना ज़रूरी है क्योंकि हमारे सदस्य हैं, सबको पता है ये बात। चलो ठीक है, तो ठीक है ना, अब चले जाओ भाई, अगले वाले पार्ट में आ जाना। ठीक है, बुरा मान जाते हैं इसलिए इनको लाना पड़ता है। तो ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे अगले पार्ट के अंदर, देखते हैं अगला टॉपिक क्या होगा, मज़ा आ जाएगा। बस बने रहना साइमन क्लास के साथ। ठीक है, जय हिंद। Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling.